हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 का आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं। हम आज बात करेंगे न्यायपालिका और अधिकार, न्यायपालिका और संसद। इसके बाद जो है हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लगा के आज इस चैप्टर को मैं बिल्कुल ख़त्म कर देने वाली हूँ। ठीक है, तो न्यायपालिका और अधिकार के बारे में जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करती हूँ। तो बात करते हैं अब हम न्यायपालिका और अधिकार। देखिए, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। यानी कि जो न्यायपालिका है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, ये जो है दायित्व है उसका कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, तो संविधान में ऐसी दो विधियों का वर्णन है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। पहला, यह अनेक रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंने इसका मतलब आपको जो है मूल अधिकार वाले चैप्टर में भी बताया था, मैं आज भी इसका मतलब आपको बता देती हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सीधा अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। यानी कि यह जो है उस व्यक्ति से के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है जिसे जो है दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात जो है न्यायालय मामले की जांच करता है और यदि हिरासत में लिए गए, हिरासत यानी कि हवालात में, जेल में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। और इस तरह जो है किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखा नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरा है परमादेश। परमादेश में क्या होता है? देखिए, इसका सीधा सीधा अर्थ है हम आदेश देते हैं। यानी कि ये क्या है? ये एक कंट्रोलिंग है, ये एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा जो है सार्वजनिक अधिकारियों को जो है वो जारी किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। यानी कि इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई हो गई या निगम हो गए या अधीनस्थ न्यायालय हो गए या प्राधिकरण हो गए या फिर सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए इसे जारी किया जा सकता है। ठीक है, और भी रिट है, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं, इसमें नहीं दिया गया, आदि लिख दिया है। एक रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध, तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। ठीक है, यानी कि इसे जो है किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या फिर अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यानी कि जिस तरह परमादेश जो होता है ना सीधे सक्रिय रहता है, तो ये जो प्रतिषेध है सीधे सक्रिय नहीं रहता। तो ये जो प्रतिषेध संबंधी रिट होती है सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्रकरणों के विरुद्ध जो है वो जारी की जाती है। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में क्या होता है? कौन सी रिट है ये? क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सीधा अर्थ है प्रमाणित होना, यानी कि सूचना देना। यानी कि इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या फिर अधिकरणों को जो लंबित मामले हैं इनके स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी करके किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना प्रतिषेध से हटके केवल निवारक है। यानी कि उत्प्रेषण जो है निवारक और सहायक दोनों तरह के होते हैं। आखिरी जो है रिट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, टोटल 5 रिट है। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है वारंट द्वारा। ठीक है, वारंट के द्वारा इसे जो है न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा जो है सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो है किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को जो है वो रोकता है। ठीक है, इतनी चीज आप ध्यान रखना। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है जितनी भी मैंने 5 रिट बताई है ये जो है स्थापित करता है आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट भी ऐसी रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का?
सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे जो है लागू होने से रोक सकता है, और ये है अनुच्छेद 13 में। ये दोनों बहुत ही ट्रिमेंडस अधिकार हैं और ये आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो दोनों प्रावधान है ना, एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक और दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार, यानी कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है, तो संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। तो जो दोनों मैंने बताई चीजें, इन प्रावधानों में दूसरा प्रावधान जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। अभी इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है ना, तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकता है। यानी कि संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, भारत में संविधान लिखित है, ठीक है, और इसमें जो है दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। तो इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में ना न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर भी ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब इसके अलावा हमने जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते समय ये देखा कि संघीय संबंधों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा करके क्या करता है वह? ऐसा करके वह जो है किसी भी कानून को जो है संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। उदाहरण के स्वरूप में मान लीजिए कि केंद्र सरकार जो है कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है। ठीक है, 3 सूचियां हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अगर केंद्र बनाया और राज्यों को लगे कि राज्य सूची का विषय है, तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और यदि न्यायालय उनसे सहमत है ना, तो वह जो है कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या फिर जो है संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर भी लागू होती है। देखिए कितनी बड़ी शक्ति है ना। रिट जारी करने की और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय को बहुत शक्तिशाली बना देती हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका जो है विधायिका द्वारा जो भी पारित कानून है इसकी और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना ये है कि इसके द्वारा न्यायपालिका जो है प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है, ठीक है, और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिका, जो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था जनहित याचिका के बारे में, तो जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की ना न्यायपालिका की शक्ति की जो है शक्ति में उसके बढ़ोतरी की है। ठीक है, आगे क्या आपको याद है कि अधिकार से संबंधित अध्याय में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया था? तो ये अधिकार जो है हमने देखा भी था कि बंधुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त, ठीक है, और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर जो है प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वे अदालत का दरवाजा कैसे खटखटाएं? ठीक है, तो जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता से ना न्यायालयों के लिए ये संभव हो पाया है कि वे ऐसे उल्लंघन के मामले में विचार कर सके। इससे न्यायालय ने अनेक मुद्दों पर विचार किया है। जैसे देखिए, जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने की जो है अमानवीय दशा, बच्चों के यौन शोषण, ये सारी चीज़ें जो हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के जो है उसमें आती हैं, और इन सब का निवारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और इस प्रवृत्ति ने गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को जो है अर्थपूर्ण बना दिया है। न्यायपालिका तो और अधिकार तो हम देख लिए। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका और संसद। ठीक है, तो न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई है,
राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है और इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में नहीं थे ना, उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है। जैसे कि देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां हो गई, ठीक है, और ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, ठीक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। जैसे देखिए, उसने जो है हवाला मामले, नरसिंह राव मामले, पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों पर सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, को निर्देश दिया है कि वह जो है भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। और आपने इसमें कुछ जो है इसके बारे में सुना भी होगा। इनमें कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम हैं, ठीक है। आप देखिए कि भारतीय संविधान जो है इतना ज़्यादा शक्तिशाली है ना, भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध, संतुलन का एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। संसद जो है कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका क्या करती है, विवादों को सुलझाने और ये सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं या फिर प्रतिकूल हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। विधायिका क्या करती है, संसद जो है विधायिका जो है कानून बनाना और संविधान का संशोधन करना। कार्यपालिका क्या करती है, उस कानून को लागू करती है यानी कि इम्प्लीमेंट करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, विवादों को सुलझाती है और ये सुनिश्चित करती है कि क्या जो कानून बनाया गया है, जो इम्प्लीमेंट किया गया है, वो संविधान के अनुकूल है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो कार्य डिवाइड हुआ है इन सब में, तो ये जो कार्यों का विभाजन है, इसके बावजूद संसद और न्यायपालिका और कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच ऑलवेज टकराव जो है भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। हमने संपत्ति के अधिकार को तो देखा ही है। हमने संपत्ति के अधिकार और जो है संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के हुए बीच में जो टकराव है, इसका उल्लेख जो है हम पीछे देख चुके हैं जब हम जो है मौलिक अधिकार पढ़े हैं। अब आइए एक बार फिर से इसे दोहराते हैं, थोड़ा सा पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, इसके तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की जो संसद की शक्ति है, इस पर विवाद खड़ा हो गया। कैसे विवाद खड़ा हुआ, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। संसद जो है ना, संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिससे क्या हुआ, जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन तब न्यायालय ने ये कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए, संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में जो मुद्दे थे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला मुद्दा ये था कि निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है। दूसरा मुद्दा था मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित, समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है। तीसरी चीज, संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है। चौथी चीज, क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। अब देखिए, 1967 से 1973 के बीच ये विवाद काफ़ी गहरा गया। भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नज़रबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम, अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून, ये सारे जो है ऐसे उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए हैं। 1973 में मैं एक निर्णय की बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, ये था केशवानंद भारती मुकदमा, ठीक है। बहुत ही तगड़ा मुकदमा था ये, केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य, ठीक है। इस मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस मुकदमे में क्या था कि न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है, ठीक है,
और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, यानी कि न्यायालय ने 2 और काम किए। पहला, संपत्ति के अधिकार के जो विवादास्पद मुद्दे थे इसके बारे में न्यायालय ने ये कहा कि ये जो है मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने ये भी निर्णय दिया कि जो है निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, ये निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब इस निर्णय ने जो है ना विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। अब जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 में हटा दिया गया, जब मैंने आपको मौलिक अधिकार बताया है। ठीक है, और इससे जो है शासन के इन 2 अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति जो है वो बदल गई। फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, जैसे कि क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसके हस्तक्षेप कर जो है उसे नियंत्रित कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने और अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकारों के हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायालय की शरण ले सकता है? सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं संसद द्वारा किसी को जो है यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं और दोनों के बीच विवाद जो है विवाद का विषय बने रहते हैं। और इसी प्रकार ना संविधान ये व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों के विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर भी उंगली उठाई गई है। और इसी प्रकार ना न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें उनके विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। ठीक है, विधायिका जो है इसे संसदीय संप्रभुता का जो है सिद्धांत का उल्लंघन के रूप में देखती है और इन सब मुद्दों से ये स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं 2 अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो क्लैश होना तो तय है। अब आइए बात कर लेते हैं निष्कर्ष के बारे में। इस अध्याय में हमने जो है लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों को भी जो है हम देखे हैं। ठीक है, न्यायपालिका से कुछ और भी अपेक्षाएं हैं। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं और कैसे धनी और दबंगों के असर में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है। ये तो बात सच है, मैं भी मानूंगी। अब देखिए, भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से जो है न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा, लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है। अब जो है हम इस चैप्टर की प्रश्नावली देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा सही है ये बताना है। क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से जो बेमेल हो उसे छांटें। तो कौन सा बेमेल है? ऑप्शन ग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता, जो कि बेमेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? अपना उत्तर 100 शब्दों में लिखें। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सीधा अर्थ ये है कि न्यायपालिका जो है किसी के प्रति जवाबदेही न हो।
ठीक है। न्यायपालिका भी संविधान का ही भाग है और वो जो है संविधान के ऊपर नहीं है, क्योंकि संविधान ही सर्वे सर्वा है और न्यायपालिका भी संविधान के अनुसार ही कार्य करेगी। तो न्यायपालिका का उद्देश्य भी जो है ना संविधान के या फिर प्रजातंत्र के उद्देश्य को पूरा करना है, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के निर्णयों को जो है सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाए। ठीक है। और न्यायपालिका जो है ना अपनी नियुक्ति के लिए, सेवा काल के लिए, सेवा शर्त के लिए, सेवा सुविधाओं के लिए कार्यपालिका और विधान पालिका पे जो है निर्भर ना हो। ठीक है। और न्यायाधीश को हटाने का तरीका भी जो है पक्षपात रहित ना हो। तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और जो है सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है उसे। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? तो अगर मैं पहले प्रावधान की बात करूं तो पहला प्रावधान ये है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है। दूसरा प्रावधान ये है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताएं और अनुभव दिए गए हैं। तीसरी है, न्यायपालिका जो है अपने वेतन भत्तों और अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्यपालिका और संसद पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि निर्भर नहीं है। ठीक है। चौथी चीज, न्यायाधीशों की सेवा काल लंबा और सुरक्षित होता है, तो कुछ परिस्थितियों में इनको हटाया भी जा सकता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल यानी कि मुश्किल होती है। पांचवी चीज यानी कि पांचवा प्रावधान ये है कि न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णय के आधार पर ना उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। छठी चीज, जो न्यायालय का यानी कि जो न्यायालय के निर्णय का अपमान करते हैं न्यायालय उनको दंडित कर सकती है। सातवीं चीज, न्यायालय के निर्णय जो है वो बाध्यकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नीचे दी गई समाचार रिपोर्ट पढ़ें और उनमें जो है पहलुओं की पहचान करें। पहला है, मामला किस बारे में है? तो पहले मामला तो देख लिया जाए, है ना। तो ये नीचे मामला दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। मैं सीधे उत्तर पे आती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पूछा गया है मामला किस बारे में है, तो ये मामला जो है मुंबई क्षेत्र के चीकू पैदा करने वाले उन किसानों का मुआवजा देने के बारे में है जिनका थर्मल पावर प्लांट के जो है नुकसानदायक रिसाव के कारण भारी नुकसान हुआ है। दूसरा है, इस मामले में लाभार्थी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो है दहानपुर क्षेत्र के चीकू पैदा करने वाले किसानों को लाभ हुआ। ठीक है। तीसरा है, इस मामले में फरियादी कौन है? तो इस केस में दहानपुर क्षेत्र के चीकू पैदा करने वाले किसान जो है वो फरियादी हैं। अगला क्वेश्चन है, सोचकर बताएं कि कंपनी की तरफ से कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे। तो सोचकर बताएं। तो रिलायंस कंपनी ने न्यायालय में यही दलील दी कि थर्मल पावर प्लांट के नुकसानदायक रिसाव को नियंत्रित करने के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। अगला है, किसानों की तरफ से कौन से तर्क जो है दिए गए। तो ये बताइए, किसानों की तरफ से कौन से तर्क दिए गए? किसानों ने ये कहा कि ये जो रिसाव हो रहा है इसकी वजह से उनके चीकू के प्लांट जो है वो बेकार हो रहे हैं, जिससे चीकू पे फल नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है कि समाचार रिपोर्ट पढ़ें और चिन्हित करें रिपोर्ट में किस किस स्तर की सरकार सक्रिय दिखाई देती है। ठीक है। ये सीएनजी मुद्दा है, आप देख लेंगे। ठीक है। और इसका मैं आंसर बता देती हूँ आपको। देखिए, इस केस में केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार शामिल है। यातायात के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निश्चित मापदंड के आधार पर इस केस को जो है ना करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यानी कि कार्यपालिका जो है प्रदूषण नियंत्रण में जो है नीतिगत वो करेगी और न्यायपालिका ये तय करेगी कि कार्यपालिका की नीति में जो है कितना उल्लंघन हुआ है। और इस प्रकरण में नीतिगत निर्णय दिल्ली सरकार का ये है कि दिल्ली में सीएनजी के प्रयोग की बसें जो है दिल्ली में चलेंगी और इस नीति के अनुसार दिल्ली सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन इक्वेडोर के बारे में है। इस उदाहरण और भारत की न्यायपालिका के बीच आप क्या समानता और असमानता पाते हैं? देखिए, सामान्य कानूनों की कोई संहिता अथवा पहले सुनाया गया कोई न्यायिक फैसला मौजूद होता है तो पत्रकार के अधिकारों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से इक्वेडोर की अदालत इस रीति से काम नहीं करती। पिछले मामलों में उच्चतर अदालत के न्यायाधीशों ने जो फैसले दिए हैं उन्हें कोई न्यायाधीश उदाहरण के रूप में जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत इक्वेडोर में जिस न्यायाधीश के सामने अपील की गई है उसे अपना फैसला और जो है उसका कानूनी अधिकार लिखित रूप में नहीं देना होता। कोई न्यायाधीश आज एक मामले में कोई फैसला सुनाकर कल उसी मामले में जो है दूसरा फैसला सुना दे सकता है और इसमें उसे यह बताने की ज़रूरत नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए सोच के। देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली में किसी विषय पर उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय आगे आने वाले निर्णयों के लिए मार्गदर्शक होते हैं जो कि बाध्यकारी भी होते हैं और ये स्थिति जो है इक्वेडोर के उदाहरण से भिन्न है। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यायाधीश उसी विषय पर दिए गए निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। भारतीय न्यायिक व्यवस्था और इक्वेडोर की जो है न्याय व्यवस्था में समानता ये है कि भारत में भी और इक्वेडोर में भी न्यायाधीश नई परिस्थिति में अपना पहला निर्णय किसी विषय पर जो है बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है गाइस, है ना। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है अमल में लाए जाने वाले क्षेत्राधिकार मसलन मूल क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, परामर्श से इनका मिलान करिए। तो पहला है, सरकार जानना चाहती थी कि क्या वह पाकिस्तान अधिगृहित जम्मू कश्मीर के निवासियों की नागरिकता के संबंध में कानून पारित कर सकती है। तो सरकार जानना चाहती है यानी कि परामर्श संबंधित के अधिकार हुआ ना, ठीक है। तो पहला वाला क्या होगा? परामर्श। दूसरा है, कावेरी नदी के जल विवाद के समाधान के लिए तमिलनाडु सरकार अदालत की शरण लेना चाहती है। तो ये जो है कौन सा अधिकार है? तो ये जो है मूल, ठीक है। तीसरा है, बांध स्थल से हटाए जाने के विरुद्ध लोगों द्वारा की गई अपील को अदालत ने ठुकरा दिया। तो ये क्या है? ये है अपीली क्षेत्राधिकार। अगला, जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद जो है कर सकती है? तो बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकती है। देखिए, न्याय का जो वितरण है, इसकी प्रक्रिया है, इसमें जनहित याचिका की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन याचिकाओं के माध्यम से उन व्यक्तियों को न्याय दिलाया जा सकता है ना, जो स्वयं अपने हित की रक्षा जो है अज्ञानता के कारण, ना जानने के कारण या फिर आर्थिक स्रोतों के अभाव के कारण जो है असमर्थ है। ऐसे व्यक्तियों के हितों के लिए कुछ दयालु व्यक्ति या संस्थाएं याचिका दायर करती है और आवश्यक प्रमाण पत्र तथ्य प्रदान करती हैं और जनहित को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। तो सबसे पहले इस दिशा में न्यायाधीश पीएन भगवती, ध्यान रखेंगे, पीएन भगवती ने इस प्रकार की याचिका स्वीकार करके पहल की, जिससे गरीब और असहाय लोगों को न्याय दिलाने में जनहित याचिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो न्यायाधीश जो पीएन भगवती है ना, इन्होंने सबसे पहले, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 1984 यानी कि 1984 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाया और भारत सरकार के इसमें जनहित याचिका स्वीकार की, जिससे अनेक मजदूरों को न्याय मिला। अगला क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप सकता है? क्यों? देखिए, भारतीय न्यायपालिका को न्याय पुनः निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, और जिसके आधार पर न्यायपालिका विधान पालिका के द्वारा जो पारित कानून होते हैं और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जांच करता है। और अगर ये संविधान के विपरीत पाए जाते हैं ना, तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन जो न्यायपालिका की ये शक्ति है ना, ये सीमित है, ठीक है। आगे,
अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस रूप से जुड़ी है? क्या इससे मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है? इसका भी उत्तर जान लेते हैं भाई। देखिए, जो न्यायिक सक्रियता है ना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चर्चा का विषय है, जिसको भारतीय आम जनता ने स्वीकार भी किया है और सराहा भी है। क्यों? क्योंकि इससे नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हुई है ना भाई, और कार्यपालिका, विधानपालिका और नौकरशाही पर नियंत्रण करने में सहायता मिली है। तो भारतीय न्यायपालिका विभिन्न ऐसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नीतिगत विषयों पर टिप्पणी करती है जिसको वह गलत मानती है। हो गया चैप्टर समाप्त। अब आपको जो नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप ज़रूर उसमें विजिट करिए, अपने डाउट्स पूछिए, ठीक है? क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछते हो, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। और अपने दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और गाइस पढ़िए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है पढ़ाने में, और आप पढ़ने में मेहनत करो तब मज़ा आएगा, है ना? तो वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।